आपके साथ अनामिका पांडे, राजधानी लखनऊ से जुड़ी हूँ। यूपी की रफ्तार देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरें दिखाएंगे आपको यूपी की रफ्तार में। लखनऊ से मैं और अनुराग हमारे साथ जालौन से जुड़े हुए हैं। तो जालौन से मैं अनुराग सिंह आपके साथ, और आज कौन सी खबरें खास होंगी वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, बदजुबानी भी सामने आती जा रही है। बदजुबानी का स्तर ये हो चुका है कि लोग एक दूसरे पर किस तरीके से प्रहार कर रहे हैं, उसमें तमाम भाषाई मर्यादा टूटती जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट को लेकर, मौजूदा योगी सरकार के बजट को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति किस तरह से हो रही है और उस पर लोगों का किस तरह का रिएक्शन है, तो इस पूरे बुलेटिन में हम आपको ये बताएंगे। अनामिका का रुख करते हैं, जो पहली खबर आपको बताएंगे। अनामिका। बिल्कुल अनुराग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। लगातार वार पलटवार जारी है, बयानबाजी जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस बीच 2022 की जंग में एक दूसरे पर जिस बीच आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तो निशाना साधा ही, साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर भी बदजुबानी की। सुनिए और देखिए इस रिपोर्ट में आखिर कहा क्या उन्होंने, हुआ क्या। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सर्द मौसम में सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनावी रैलियों में नेताओं के बीच चल रही सियासी वार पलटवार अब बदजुबानी में बदलने लगे हैं। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन के समर्थकों की धमकी को लेकर बयान दिया था, जिस पर पलटवार करते हुए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विवादित बयान दिया है। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। विरोधियों के तल्ख बयानों के बावजूद सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है और एसपी आरएलडी के खिलाफ उनके तीखे तेवर भी जारी है। मेरठ में एक बार फिर सीएम योगी अपने उसी अंदाज में नजर आए। पहले चुनाव में इन्होंने दो लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके दो लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। भाइयों बहनों, ये दो लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। सीएम योगी ने मेरठ के बाद गाजियाबाद में मतदाताओं से संवाद किया। यहां उन्होंने एक बार फिर एसपी को गुंडों, माफियाओं की पार्टी बताया। सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना। कुछ लोगों ने तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद वे इतने भयभीत हुए कि उन्होंने अपने प्रत्याशी भी बदल करके
यहाँ पर पूरे समुदाय को एक बार फिर अपमानित करने का काम किया था। अभी मुजफ्फरनगर के दंगों के घाव शांत नहीं हुए थे कि प्रत्याशी बदल करके उन्होंने साबित कर दिया कि जब भी उनको अवसर मिलेगा तो किसी दंगाई को और किसी पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने में उनको कोई शर्म नहीं आने वाली, कोई निर्लज्जता नहीं होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एसपी पर हमला बोला तो लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। श्री अखिलेश यादव जी कोई भी आरोप लगाने से पहले 1 लाख बार सोचें। उनकी सरकार का मतलब ही गुंडागर्दी था, अत्याचार था, अनाचार था, मतलब पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल था और जिस अराजकता के बल पर वह चुनाव लड़ते जीतते रहे और सरकार में आ जाते थे। अब वह युग समाप्त हो गया है। अब ये नरेंद्र मोदी जी का युग है, आदरणीय योगी जी का युग है, भारतीय जनता पार्टी का युग है और इस युग में सुशासन है, विकास है और सुरक्षा है। ये हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी एसपी पर गुंडों माफियाओं को लेकर हमला बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव उल्टी योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बाबा सरकार में महामाफिया राज है, भाजपा में जो जितना बड़ा उसका झूठ उतना बड़ा। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होना है। जनता अपना फैसला सुनाना शुरू करे, उससे पहले पक्ष विपक्ष दोनों अपनी सियासी तरकश के सभी तीरों को आजमा लेना चाहते हैं, लेकिन चुनावी जंग में जनता किसका साथ देगी ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदजुबानी तो जारी है, लेकिन इन सब के बीच भड़काऊ बयान भी लगातार जारी है। क्या हुआ, अनुराग बताएंगे हमको। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ तो जहां बड़े नेता बयान दे रहे हैं और भाषाई मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, उनके साथ उनसे संबंधित प्रत्याशी भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहते और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि वो प्रत्याशी अपने उन बड़े नेताओं से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासी समर इस वक्त उफान पर है और ऐसे में हर राजनेता अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरनगर से आज ऐसी तस्वीर सामने आई जहां बदजुबानी तो हुई ही, लेकिन नेता किस तरीके से धमकी पर उतर गए वो आपको दिखाते हैं। मुसलमानों, अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दामन थाम लो। जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद एक का हिसाब करने का काम करेंगे। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ अब भड़काऊ बयानबाजी और धमकी का दौर शुरू हो गया। कोई मुसलमान को मोदी योगी से डराकर एकजुट होने की अपील कर रहा है तो कोई खुलेआम प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे रहा है। ये यूपी की सियासत की मौजूदा तस्वीर है। मुसलमानों, अब एक हो जाओ और कांग्रेस का दामन थाम लो। अब देश में फिरका परस्ती से अगर खात्मा करना है फिरका परस्ती का, तो कांग्रेस का हाथ पकड़ना होगा। चाइना के अंदर पुलिस की गुंडागर्दी चाहे हो, जो ये चारागाह बना रखे हैं, या तहसील के लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी है, जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद एक का हिसाब करने का काम करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब मथुरा की छाता विधानसभा सीट से एसपी आरएलडी प्रत्याशी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो चुनावी सभा में खुलेआम विरोधियों को धमकाते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी कान खोल के सुन ले, अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काटना। अमरोहा के हसनपुर से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुर्जर तो प्रशासन को धमकी देते नजर आए। अपनी आपराधिक छवि का हवाला देकर प्रशासन को चुनौती देते हुए एसपी प्रत्याशी का ये बयान आप खुद सुन लीजिए। शासन मुकदमे की बात करें, इनकी ऐसी की तैसी होने बार जेल काट रखी है मेरे मुकदमा लगाएंगे। तो मैं तो इसने जो विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। सवाल ये कि चुनाव करीब आते ही ऐसी बयानबाजी आखिर क्यों शुरू हो जाती है? सियासी पार्टियां अपने नेताओं की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगाती? और सबसे बड़ी बात, क्या चुनावी जंग में कुछ भी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मोरालिटी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब उसे खुद
पालन करने की बारी आती है तो राजनीतिक दिग्गज वो तमाम चीजें भूल जाते हैं और खासतौर पर बड़े नेता जब उस तरह की मर्यादाएं तोड़ दें तो छोटे नेता उसे तोड़ने में जरा भी गुरेज नहीं करते। अगली खबर के लिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, क्या खबर है अगली? अनुराग, आज अपर्णा यादव भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने रायबरेली पहुंचकर घर घर लोगों से वोट मांगे। दरअसल अदिति सिंह, जो कि पिछले दिनों कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन करके अपर्णा यादव ने लोगों से वोट मांगे। यादव परिवार की छोटी बहू बीजेपी नेता अपर्णा यादव रायबरेली में बीजेपी की चुनावी प्रचार के लिए उतर चुकी हैं। अपर्णा यादव ने सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। अपर्णा यादव जिन जिन इलाकों में पहुंची, उनका जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की और दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर डाली। अपर्णा पहले भी कह चुकी हैं कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की नीति से प्रभावित होकर वो पार्टी में आई हैं। मतदाताओं से जिस अंदाज और तेवर के साथ उन्होंने संवाद किया, उसमें उनका वो भरोसा साफ दिखा। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। अपर्णा यादव को बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। ऐसे में आज मोदी सरकार ने अपना एक और बजट सदन के पटल पर रखा। इस बजट में खास तौर पर जनता को ध्यान में रखकर तमाम चीजें घोषित की गई हैं। इस बात को मोदी सरकार लगातार कह रही है, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर किस तरह से चल रहा है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 2.37 लाख करोड़ will be direct। मोदी सरकार ने 2022-23 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 39.45 लाख करोड़ का कुल बजट लोकसभा में पेश किया। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यूपी के लिए ये बजट बेहद अहम है। बजट पर यूपी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सीएम योगी ने बजट को किसानों की आय दोगुना करने वाला बताया। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मोदी सरकार के बजट की तारीफ की। उन्होंने बजट को महिलाओं किसानों का हितैषी बताया। अपने आप में दर्शाता है कि गरीबों के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरी सरकार केंद्र की कितनी गंभीरता से चिंता करती है। और जब इस प्रकार का बजट आएगा तो विपक्ष बौखलाएगा। किसान की आमदनी ना बढ़े, किसान गरीब का गरीब रहे, कंगाल का कंगाल रहे, तो विपक्ष खुश हो जाएगा। फिर हमारी सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा बजट आएगा तो कहेंगे कि ये तो वोट के लिए दिया है, और खराब बजट आएगा तो बहुत घटिया बजट है। तो ये विपक्ष की जो नकारात्मक राजनीति है, उसका जवाब आज के बजट से सरकार ने दिया है और मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ। और मैं यह मानता हूँ कि देश के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भी यह बजट बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को प्राथमिकता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, या किसानों की आमदनी दुगुना तिगुना 4 गुना करने का एक तरह से बहुत ही सफल प्रयास है।
ये देश का बजट बहुत ही विकासोन्मुखी है। ये किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को और व्यवसायियों को सबको आगे बढ़ाने वाला है। देश की प्रगति में बहुत ही सहायक होगा और मुझे लगता है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मैं ऐसे बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश का बहुत ख्याल रखा और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से चिंता की। बीजेपी के नेता मोदी सरकार के बजट की तारीफ कर रहे हैं तो विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी सरकार के बजट में सैलरीड क्लास, मिडिल क्लास, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र के बजट को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने ट्वीट किया है, यूपी बीजेपी के दुखदाई युग का अंत शुरू हो रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार का बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि पिछले वर्षों के वादे व पुरानी घोषणाओं को भुला दिया गया है। 2.3 ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। will be direct. और इन खबरों के साथ ही यूपी की रफ्तार में फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।